Greetings, everyone. So, we meet again with another topic, and I hope that all of you are doing well and are watching the videos profoundly. You are happy with what we are doing, and if you have any suggestions, you are almost uh, on the verge of giving us suggestions now that what more or what else can we bring for you so that we can interact more, so that we can see that how we can help each other with respect to the preparation of the judicial service examinations. Helping each other means that we will be helped if you will give us suggestions, and you will be helped if we are going to take your suggestions and work accordingly. तो अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप बताइए किन किन टॉपिक्स में, किन किन पोजीशंस पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जब आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपके प्रतियोगिताएं हैं, एज फार एज द फील्ड ऑफ लॉ, जो विधि से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, उसमें अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी या कुछ भी अगर दिक्कत फेस करनी पड़ती है तो आप वो सजेशन आप दे सकते हैं कि कैसे हम उसको सोल्यूशन में ला सकते हैं। यूट्यूब जुडिशरी चैनल जो हमारा दृष्टि का है, उसमें कौन कौन से और प्रोसेसेस हम इंक्लूड करें अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स दैट वी आर टेकिंग। टॉपिक्स लेके तो हम लोग आ ही रहे हैं, और छोटे छोटे कुछ ऐसे टॉपिक्स या बड़े बड़े कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको अदरवाइज पता होने चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी टॉपिक्स हम लोग चूज कर रहे हैं, ये मत समझिए कि ये सिर्फ ज्ञान के लिए है या फिर ये सिर्फ आपको जानना चाहिए। इनका डायरेक्ट रोल जुडिशियल सर्विसेज में है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गवर्नर का एक आपके साथ जजमेंट का डिस्कशन किया। अब आप सोचेंगे कि पॉलिटी में इतना तो नहीं आता, पर वो क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है जहां पर पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एक पोर्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, यूपी है, बिहार है, दिल्ली भी है, वहां पर मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो करंट से रिलेटेड होते हैं या फिर कोई ऐसी चीज जो नया डेवलपमेंट लेके आए, ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी वीडियो जो आप दृष्टि जुडिशरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके कोर्स के लिए और आपके प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो संभवतः आप उसकी एक अच्छे से उसको सुने, और जो भी उसमें से ज्ञान आपको मिल रहा है वो लें। उसके बाद उस ज्ञान को कहीं ना कहीं फेयर में रिकॉर्ड करें, राइटिंग करें, और उसका एक आंसर क्रिएट करके रखें, क्योंकि ना जाने कल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन का एक पार्ट है तो एटलीस्ट आपको वो पोर्शन समझ में आया, तो उस पोर्शन को कम से कम आप अच्छे से बना के फेयर में एक ऐसा शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग नोट, एक राइटअप तैयार कर लें, जिससे कि आप उसका इस्तेमाल अपने आने वाले उत्तरों में कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर सकें। तो हमारा तो एक टारगेट जो है वो यही है कि धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स और कुछ केसेस जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बहुत उसमें आ जाए, और केसेस के थ्रू आपको केसेस का पूरा एक स्ट्रक्चर पता चल जाए, उसमें क्या क्या डिस्कस्ड है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएं। इन सब की चर्चा हम कहीं ना कहीं इन वीडियोस में कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको और फ्रीक्वेंट कर दिया जाए, और हो सकता है कि इसमें बहुत सारी बातें और या फिर बहुत सारे और डायमेंशंस को हम इन्वॉल्व कर लें, जिसमें करंट अफेयर्स भी हो सकता है या फिर कुछ भी जो भी हमारा प्रतियोगिताओं से संबंधित है, उन सब चीज़ों को हम इसमें निहित कर सकते हैं या फिर समाहित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उस जो पथ पर चले हैं वहाँ कहीं ना कहीं जस्टिफिएबल एडिशन कर पा रहे हैं। अगर कोई आपकी सजेशन है तो आप प्लीज़ you can always connect to the team by visiting the website. आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। You can take the counseling, you can ask questions, whatever queries you have, they will anyhow get to us. और नहीं तो आप YouTube पे नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ लोग लिखते भी हैं। तो जो भी रेलेवेंट लगे आपको, you can always suggest us. तो we always welcome suggestions. ठीक है जी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बड़ा ही छोटा सा पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने डिसाइड किया है डिस्कस करने के लिए। बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत इलेबोरेट इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत ही छोटी सी जानकारी है जो सबके पास होनी चाहिए, ये हर वकील के पास होनी चाहिए जानकारी,
और आपको भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में ही, प्री में और मेंस में, दोनों ही जगह पर आपको मदद करता है। प्री में तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि बार बार पूछा जाता है, और हर स्टेट में कहीं ना कहीं ये सवाल आ ही जाता है कि दस्ती समन्स कहाँ पर लिखे हुए हैं। हम लोग क्या आज करने वाले हैं, वो है दस्ती समन्स। दस्ती समन्स सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 5 से रिलेटेड है। सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 5 दस्ती समन्स के बारे में बता रहा है हमें। समन्स के बारे में अगर आपको सीपीसी में पढ़ना है, देखिए समन्स क्या होते हैं सीआरपीसी में। व्हाट आर समन्स इन सीआरपीसी, आई हैव ऑलरेडी टेकन वन वीडियो, आपके पास वो यूट्यूब पे एक वीडियो है ऑलरेडी, व्हाट आर समन्स इन वारंट्स। वहां पर मैंने समन का जो रिलेशन है वो सीआरपीसी से किया, और सीआरपीसी के ही सारे जो सेक्शंस थे उनको डिस्कस किया, फ्रॉम सेक्शन 61 टू 69 व्हाटसोएवर। लेकिन समन जो है वो सीपीसी और सीआरपीसी दोनों जगह ही दिए जाते हैं। सीपीसी में वारंट नहीं दिए जाते, क्योंकि वारंट का मतलब है किसी को कहना कि आप लेके आओ। वो तभी जरूरी पड़ता है जब उसको दंड देना हो, क्योंकि वहां पर प्रक्रिया उसके आए बगैर आगे चलाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक एक्यूज नहीं होगा पनिशमेंट किसको दोगे, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी को पनिशमेंट नहीं मिलती, वहां पर मॉनेटरी कुछ नहीं है। फाइन भी होगा तो भी फाइन बहुत ज्यादा नहीं होता। यहाँ पर मनी रिकवरी की बात होती है, टेकिंग पोजेशन की बात होती है। इसमें अगर हमें डिफेंडेंट ना भी मिल रहा हो, ऑपोजिट पार्टी ना भी मिल रही हो, तब भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज एक्स पार्टे डिसीजंस। एक्स पार्टे डिसीजंस सीआरपीसी में नहीं होते, वो रेयर हैं, अगर होते भी हैं तो। बिना एक्यूज्ड के आप किसको दंड देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देना क्या है, दंड। दंड में क्या देना है आपको, दंड में कारावास की सजा सुनानी है उसको। तो आजीवन कारावास हो, या फिर श्रमिक कारावास हो, या फिर सिंपल कारावास हो, जिसको आप इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, आपको वो दंड देना है। उसके लिए वो व्यक्ति चाहिए भी तो। अगर वो व्यक्ति कभी आएगा ही नहीं तो आप उसकी कहानी सुने बगैर उसको दंड भी नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तीसरी चीज इसमें सीआरपीसी में ये होती है कि वारंट की जरूरत क्यों पड़ती है। कि वारंट का मतलब आप समझ गए ना, वो तो आपको बता ही चुका हूं मैं, कि किसी को कहना कि ये काम करो, ये टास्क करिए आप। तो वहां पर क्या कहा जाता है कि आप जाइए उसको पकड़ के लेके आइए, क्योंकि मुझे उस एक्यूज की जरूरत है। तीसरी कारण क्यों उसकी एक्यूज की जरूरत है, क्योंकि जब आप सीआरपीसी देखेंगे तो ज्यादातर जो साक्ष्य हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड नहीं है। मतलब वो साफ साफ सामने नहीं दिखती चीजें, वो एक घटना घटित हुई है जिसके लिए हमें आई विटनेसेस, या जो एयर विटनेसेस, या एयर विटनेस वैसे हम बोलते नहीं है, आई विटनेस हो या फिर कोई भी सेंस विटनेस हो, मतलब किसी ने कुछ सुना हो, किसी ने कुछ चखा हो, किसी ने कुछ समझा हो या देखा हो। खाली आई विटनेस ही नहीं होते, विटनेस बहुत तरीके के होते हैं। इन विटनेसेस की हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि घटना को देखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और घटना का होना, तभी हम फोरेंसिक साइंस वगैरह सब लगाते हैं कि वहां पर आसपास साक्ष्य ढूंढे जाएं, जिससे कि हम इसको एस्टैब्लिश कर पाए कि ये इवेंट हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि हमें इंसानों के बयान चाहिए हो। यहां पर बयानों से कम और डॉक्यूमेंट से काम ज्यादा बन जाता है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया में आप देखेंगे कि हर चीज लिखित है, और कहीं ना कहीं सिविल लॉज जो हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड काम करते हैं। तो यहां पर इसीलिए एक्स पार्टी डिसीजंस भी पॉसिबल हैं। इसीलिए यहां पर वारंट का होना जरूरी नहीं है कि किसी को बोला जाए कि आप उसको बुलाने के लिए आप पकड़ के लेके आए। वो नहीं भी आएगा तो मैं एक्स पार्टी डिसीजन दे दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे सामने साक्ष्य जो है, तथ्य जो है, साफ साफ एस्टैब्लिश हो रहे हैं। अब नुकसान उसका है, और वैसे भी प्राइवेट राइट है, मैं उसको कोई दंड तो दे नहीं रहा। उस पर जो मॉनेटरी बर्डन आएगा वो झेले, क्योंकि वो आया नहीं। तो हमने तो नेचुरल जस्टिस का अपॉर्चुनिटी दिया था, वो माना नहीं। मानना तो उसको है भाई। नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए, आप जानते हैं नेचुरल जस्टिस क्या होता है। नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, जबरदस्ती सुनना नहीं है कि नहीं नहीं तुम आओगे सुनाओगे तभी काम बनेगा, तुम नहीं आओगे नहीं सुनाओगे तो हम नहीं आगे बढ़ रहे। हमने तुम्हें कहा तुम आओ और सुनाओ, अगर तुम नहीं आते तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सीपीसी इस एटीट्यूड से काम करता है कि अगर आप नहीं आ रहे तो फिर हम फैसला सुना रहे हैं। इसी को बोलते हैं एक्स पार्टी डिसीजन। मतलब जब प्लेंटिफ की बात सुन के
और डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी देके डिफेंडेंट जब ना आए तो उसको दरकिनार करके जब आप फैसला सुना देते हैं कि ठीक है हम खाली प्लेंटिफ की बात सुन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, अगर आपको नहीं क्रॉस करना, नहीं अपनी बात करनी तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप पे, लेकिन वहां पर जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पर बिना उसकी बात सुने उसको दंड देना एक बहुत बड़ा एक ऐसे पहलू में वो आ जाएगा जहां पर किसी की भी जीवन को आप ऐसे अफेक्ट नहीं कर सकते बिना उसकी बात सुने। और अगर वो आया भी है और पूरी बात नहीं भी कह रहा है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका आना जरूरी है और अल्टीमेटली उसके आने के बाद ही तो आप उसको दंड दे पाएंगे ना। आपने तो बोल दिया कि आजीवन कारावास हो, लेकिन किसको? हवा को? हवा को तो नहीं होगी ना, अक्यूज को लाना पड़ेगा। अक्यूज को लाने के लिए आप जब वो खुद नहीं आता समन से तो आप किसी को भेजते हैं, तो इसीलिए वारंट वहां पर है, यहां पर वारंट की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो समन्स का लेकिन जो दायरा है, समन्स की जो समझ है वो सीपीसी में भी आती है। सीपीसी में समन्स का मतलब वही है जो सीआरपीसी में है। समन्स का मतलब जिसको बुलाना है उसको खुद मैसेज देके बुलाया जाए, चिट्ठी देके बुलाया जाए कि आइए आपकी कोर्ट में रिक्वायरमेंट है। तो जैसे वहां पर भी कॉग्निजेंस लेने के बाद समन्स जाते हैं कि इशू प्रोसेस होता है कि पहले देख ले कि अपराध हुआ है कि नहीं, तब हम अपराधी को बुलाएं कि जिसका नाम लिखा है कि हाँ भाई इसने अपराध किया ऐसा लग रहा है, प्रतीत होता है, तो तब उसको बुलाएं। ऐसे ही सीपीसी में भी समन्स की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब कहीं ना कहीं आप ये देख लें कि केस बन रहा है। ये कैसे देखेंगे? जब प्लेंटिफ आएगा अपनी प्लेंट लेके, मतलब अपनी बातें लेके, जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, हम जब उसकी बातें पढ़ लेंगे प्लेंट में और हमें लगेगा कि ये कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज कर रहा है, क्योंकि याद रखिए अगर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करता, मतलब जैसे वहां हम देख रहे थे कि अपराध हुआ है कि नहीं, इंग्रेडिएंट्स चेक करो, अगर अपराध हुआ है तभी हम आगे बढ़ेंगे और अपराधी को बुलाएंगे, नहीं तो हम यहीं पे खारिज कर देंगे, कॉग्निजेंस लेंगे नहीं, संज्ञान लेंगे ही नहीं। ऐसे ही यहां पर भी है सीपीसी में, ऑलमोस्ट एक जैसा ही चलता है पैरेलली ये प्रोसीजर, पर बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है सीपीसी में, और उतना हार्श नहीं है जितना हार्श सीआरपीसी है, उतना फूक फूक के कदम नहीं रखते यहाँ पर जितना वहां रखना पड़ता है। वहां हर कदम में बहुत संशय है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंत में जाके किसी ना किसी के जीवन को प्रभावित करता है। जो एक्यूज्ड है उसको अगर आप कारावास में भेज देंगे तो उसका जीवन प्रभावित ही है, क्योंकि जो प्रभाव है वो ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं सीआरपीसी में जो प्रभाव है वो आपके जीवन पे है डायरेक्टली, उस प्रभाव को हम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपका जो आपके ऊपर आएगी, जो आपके ऊपर बीतेगी, उसको हम समतल कर दें या फिर उसको हम निगेट कर दें। यहां पर क्या है कि पैसों का लेन देन है। सीपीसी में क्या है कि अल्टीमेटली व्हाट यू सर्च फॉर इन सीपीसी, प्राइवेट राइट्स हैं ज्यादातर, जो इसमें रिलीफ्स होते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड रिलीफ होंगे या फिर मॉनेटरी बेस्ड रिलीफ होंगे। मॉनेटरी मतलब आपका पैसा जाएगा, अगर आपका पैसा चला गया और कल हमें पता चला कि आपका पैसा गलत गया है, मतलब कोर्ट ने गलत ऑर्डर किया है, तो पैसा वापस भी आ जाएगा। मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि आप 5 लाख रुपए दे दीजिए इनको क्योंकि इनका 5 लाख रुपए बकाया है, बनता है। अगर ऊपर वाले कोर्ट में जाके आपने ये प्रूव कर दिया कि भैया ये गलत ऑर्डर आया है, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट या फिर उससे ऊपर की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये ऑर्डर को नेगेट कर दे, वेकेट कर दे। वेकेट एज इन कि ये सेट असाइड कर दे। अगर सेट असाइड कर दिया ये ऑर्डर, मतलब कि आपको 5 लाख रुपए नहीं देने, और ये पता चला कि आपने 5 लाख रुपए दे दिए, तो कोर्ट आपके 5 लाख रुपए आपको वापस भी दिलवाएगी। तो यहां तो ये पॉसिबल है, पैसे गए पैसे आ गए, लेकिन अगर आपका जीवन का समय चला गया, जीवन का समय कैसे वापस आएगा? सीआरपीसी में इसीलिए फूक फूक के कदम रखा जाता है। अदरवाइज ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं ये पैरेलल प्रोसीजर्स हैं, कहीं ना कहीं एक जैसा ही काम करते हैं। तो यहां भी क्या होता है कि प्लेंट आती है, प्लेंट में आप तथ्य देखते हैं, तथ्यों के अनुसार आप देखते हैं कि क्या कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है। अगर राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वो राइट कहां लिखा हुआ है, वो सब देख के, सब जान के, तब जाके आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है नोटिस इशू कर दीजिए, और नोटिस मतलब यहां पर समन्स इशू कर दीजिए और डिफेंडेंट को बुलाइए, जो ऑपोजिट पार्टी है उसको बुलाइए। यहां पर उसको एक्यूज नहीं बोलते क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है जी, अपराध करने वाला आरोपी जो होता है उसी को एक्यूज या अपराधी बोला जाता है। सिविल प्रक्रिया में कोई अपराधी नहीं होता, यहां पर डिफेंडेंट होता है, प्रतिवादी होता है, वादी प्रतिवादी शब्दों का प्रयोग होता है यहां पर।
तो यहां तक बात समझ गए। तो मान लीजिए अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई भी तथ्य या फिर कॉज ऑफ एक्शन, अगर आपको नहीं लगता कि कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है या कोई राइट है ही नहीं, जैसे हमने वहां समझा था सीआरपीसी में, यहां भी आप संज्ञान नहीं लेंगे और इश्यू प्रोसेस नहीं करेंगे, मतलब समन्स नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, अप्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे कि जाइए, आपका कोई एक्शन नहीं बनता। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जब आप समन्स इशू करते हैं तो समन्स करने के कई तरीके होते हैं, मतलब उसको बुलाने के कई सारे तरीके हैं, वो सब तरीके आपके ऑर्डर 5 में डील करे गए हैं। ऑर्डर 5 में जैसे कि समन्स बाय कोर्ट लिखा है, समन्स बाय पोस्ट लिखा है, समन्स बाय सब्स्टिट्यूशन लिखा है, कोर्ट खुद से भी समन्स भेज सकती है, कोर्ट पर्सनल समन्स भी भेज सकती है, मतलब पर्सनल समन्स दे दीजिए, मतलब किसी नॉर्मली रजिस्टर्ड कुरियर से वकील साहब को बोलेंगे कि वकील साहब आप ही करवा दीजिए, अपने हिसाब से रजिस्टर्ड को पोस्ट दे दीजिए। तो कोर्ट भी भेज सकती है, पर्सनल समन्स भी हो सकते हैं और सब्स्टिट्यूटेड समन्स भी होते हैं। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि जो नॉर्मल वे है समन्स का वो ना करके उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं एफिक्सेशंस या एफिक्सचर्स, या फिर समन्स का चस्पा कर देना। तो उसमें होता क्या है कि आप घर के आगे कहीं भी या फिर घर के सामने जहां भी वो दिख सकता हो, कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड यूज करते हैं ये लोग, मतलब लॉ की भाषा में इसको कॉन्स्पिक्यूअस कहा जाता है। तो कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो दिखता हो, ओवर्ट हो, जो सीन हो, सामने दिख सके, छुपा हुआ ना हो, हिडन ना हो, सीक्रेट ना हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। तो एनी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट मतलब जो जनरल आम जनता को आते जाते दिखे, जैसे कि आपके घर की बाहर की दीवार, आपका गेट। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नोटिस होते हैं कोर्ट के वो गेट पे चिपकाए जाते हैं, क्योंकि आदमी सबसे पहले आके कहीं भी गेट पे खड़ा होता है कि यहां से मुझे एंट्री मिलेगी, वही सबसे ज्यादा सीन पार्ट है। सीन मतलब जो दिखता है, तो इसीलिए वहीं पे चिपका दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं समन्स बाय एफिक्सचर्स, या फिर उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड समन। ये भी पॉसिबल है इसमें। ऑर्डर 5 बहुत इलेबोरेट है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं ऑर्डर 5 में, तो ये सब आप कर सकते हैं। एक इसमें से है दस्ती समन्स, जिसको ये ऑर्डर 5 रूल 9A में डिस्कस कर रहे हैं। दस्ती वर्ड नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मेंस में कभी इसका शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट आर दस्ती समन्स, जो कि बहुत रेयर है प्री में, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है कि दस्ती समन्स कहां दिए गए हैं। दस्ती समन्स ऑर्डर 5 रूल 9A में दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर 5 रूल 9A में दस्ती समन्स ऑर्डर 5 रूल 9A में दिया गया है, और दस्ती वर्ड यूज नहीं किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। दस्ती वर्ड इज नॉट यूज्ड। दस्ती वर्ड्स क्या है, कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब इट इज प्रैक्टिस्ड, इट इज अ वर्ड यूज इन द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट। ये वर्ड पहले यूज होता था, आज भी इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ड को लिखा नहीं गया है। और दस्ती समन्स सीआरपीसी में नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। दिस टाइप ऑफ समन्स इज नॉट फाउंड इन सीआरपीसी। सीआरपीसी में आप नॉर्मली पुलिस वाले को ही देते हो कि आप जाके समन सर्व कर दीजिए, वो हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो है आपका यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो समन सीआरपीसी में कैसे दिए जाते हैं, पुलिस के द्वारा दिए जाते हैं, कि पुलिस को पकड़ा दिया कि भैया जाइए समन सर्व कर दीजिए। इसमें दस्ती का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट की सीआरपीसी में कार्रवाई जो है वो पुलिस वाले ही करते हैं, पर्सनली किसी को भेजने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि सीआरपीसी मजिस्ट्रियल कोर्ट्स में सारे काम पुलिस के द्वारा ही कराए जाते हैं, क्योंकि थानों से संबंधित है, अपराध से संबंधित है। यहां पर कोई प्राइवेट राइट्स नहीं है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट हो और डिफेंडेंट प्लेंटिफ का वकील अलग आता है, डिफेंडेंट का अलग आता है। वहां पर तो वकील भी प्रोसिक्यूशन का मिल जाता है आपको, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, जिसको अभियोजन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है जी। तो सीआरपीसी में भी दस्ती समन्स का एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट पर्सन कोई आ ही नहीं रहा है, अनलेस कि आप कंप्लेंट के प्रोसीजर में जाएं। कंप्लेंट में जब आपको समन्स देने होते हैं तो प्लेंटिफ कोर्ट के थ्रू ही समन्स करवाता है, वहां पर प्रोसेस सर्वर दे के आते हैं। ठीक है, तो कोर्ट के समन्स हो जाएंगे आप, और जो नॉर्मल आप पुलिस के द्वारा समन्स भेज रहे हैं स्टेट केस के चक्कर में, स्टेट केस स्टेट केस के केस में अगर आप दे रहे हैं, स्टेट केस आप समझते हैं, जब पुलिस केस हो रहा हो, मतलब जब एफआईआर के थ्रू आए हैं। दस्ती समन्स सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में वही पॉसिबल है सीआरपीसी में, जहां पर कंप्लेंट केस हुआ हो और
नॉर्मली कोर्ट के द्वारा जो भेजे जा रहे हैं समन्स वो ना गए हों और आपको लगता है कि वो समन्स नहीं ले रहा है, तो एक्सट्रीम केस में आप, क्योंकि कंप्लेंट केस जो सीआरपीसी में होता है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट केस के जैसा, मतलब सिविल केस के जैसा ही काम कर रहा होता है। सिविल केस के जैसा क्यों? क्योंकि वहां पर पुलिस की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, और पुलिस नहीं होती इसका मतलब कि प्राइवेट पार्टीज की तरह ही अपने अपने वकील लाके वादी प्रतिवादी की तरह ही लड़ रहे हैं। बस वहां पर क्रिमिनल केस है और यहां पर सिविल केस है। वहां पर अपराध है, वहां पर दंड मिलेगा, और यहां पर कोई ना कोई सिविल जो रिलीफ होती है वो आपको मिल जाएगी, जैसे कि कॉम्पेंसेशन, जैसे रिकवरी ऑफ पोजेशन एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक्सेट्रा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि बहुत सारे रिलीफ्स इसमें होते हैं। तो आप समझिए इस बात को, छोटी सी बात है कि सीआरपीसी में सिर्फ एक कंप्लेंट केस, एक ऐसा दायरा है कंप्लेंट केस जिसमें दस्ती समन्स होने की संभावना रहती है, पर बहुत रेयरली। वहां भी ऐसा एज सच नहीं होता, क्योंकि जनरली आप क्या करते हैं, कंप्लेंट केस में भी आप जब कोर्ट भेजेगी समन्स तो पुलिस के थ्रू ही भेज देती है, और पुलिस की समन्स तो सर्व होती ही है। पुलिस को देख के तो हर कोई आराम से ले लेता है जो भी चिट्ठी वो लाया है, क्योंकि बल एक दिखता है ना, फोर्स दिखती है कि मैं अगर इसमें अपराध निकला तो कहीं ना कहीं मुझे अपराधी फिर से ना बना दिया जाए, तो मैं ले ही लूं। एक फर्क तो रहता ही है। पर फिर भी अगर मान लीजिए पुलिस को भी नहीं मिल रहा, क्योंकि दस्ती समन्स दिए कब जाते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे रूल 9A पढ़ के। तो पुलिस को भी मान लीजिए अगर घर नहीं मिल रहा है या अपराधी नहीं मिल रहा है, तो पुलिस के पास भी क्या एक सोल्यूशन बचता है? पुलिस के पास भी सोल्यूशन ये बचता है कि कोर्ट को बताए कि सर वो हमें नहीं मिल पा रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं, या तो आप फिक्सचर्स कर लें, या फिर अगर आपको लगता है कि कंप्लेनेंट खुद, कंप्लेनेंट मतलब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वहां पर कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट खुद अगर दे सकता है, सर्विस ऑफ समन्स कर सकता है, तो उसको दस्ती करवा दिया जाए। तो सीआरपीसी में लिखा तो नहीं है कहीं भी, यहां तो लिखा है, रूल 9A है पूरा दस्ती समन्स के लिए। भले ही ये वर्ड यूज ना किया हो, लेकिन दस्ती समन्स का पूरा कॉन्सेप्ट रूल 9A में है सीपीसी में। सीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं आपको सारे के सारे प्रोविजंस पढ़वा चुका हूं समन्स के इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो कहीं भी दस्ती का ऐसा वर्ड का यूज नहीं है, लेकिन मनाही भी नहीं है, कहीं मना भी नहीं किया है। देखिए सिंपल सी बात है ना, अगर कोई चीज मना नहीं है तो वो एंडेवर कर सकते हैं, अगर वो बिल्कुल इलीगल ना हो, आउट ऑफ द प्रोसेस ना हो। इसमें अब क्या इलीगैलिटी होगी? अगर किसी इमरजेंट सिचुएशन में, एक्सट्रीम केस में, आप कंप्लेंट केस में, सिर्फ कंप्लेंट केस में पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा, पुलिस केस में पॉसिबल है ही नहीं। पुलिस केस में कोई दस्ती समन्स नहीं होते, पुलिस केस में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट केस में पॉसिबल है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पार्टी टू पार्टी चलता है, पार्टी वर्सेस पार्टी। कंप्लेंट केस में वो भी बहुत एक्सट्रीम रेयर सिचुएशन में, एक्सट्रीम ना लिख के आप लिख दें, रेयर सिचुएशन में ही आपको सिर्फ ये अलाउ किया जाएगा कि दस्ती समन्स आप दे दें, बाकी उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि नॉर्मली पुलिस समन्स कर देती है। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि ये टर्म जो है दस्ती समन्स, 3-4 बातें जो हमें पहले ध्यान रखनी है वो ये है कि प्री में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। दूसरा, ये ऑर्डर 5 रूल 9A में दिया गया है। तीसरा, ये वर्ड दस्ती कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, नॉट यूज्ड इन सीपीसी, इट इज ओनली द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट। और सीआरपीसी में भी इसका ना मेंशन है और ना ही इसका यूज है, सिर्फ रेयरेस्ट सर्कमस्टेंस में। ये सिर्फ आपकी समझ है, वैसे जनरली आपको यही लिखना है या फिर यही जानना है कि इसका सीआरपीसी में कोई यूज नहीं है, लेकिन रेयरेस्ट सर्कमस्टेंसेस में, कंप्लेंट केसेस में सिर्फ कभी अगर ऐसा कोई रेयर सर्कमस्टेंस आया तो उसमें दस्ती समन्स अलाउ करे जा सकते हैं, मना नहीं है। यहां तक अगर आप बात क्लियर हो गई हो तो हम पढ़ें कि दस्ती समन्स क्या होते हैं। तो दस्ती समन्स में अभी आपको बताया कि समन्स करने के तरीके हैं, ऑर्डर 5 में सब लिखा हुआ है कि समन्स कोर्ट के थ्रू जाता है, जिसको आप पीएफआरसी बोलते हैं। सुना भी होगा आपने तो ये वर्ड। अगर जो वकील हैं तो वो तो ये टर्म जानते ही हैं, जितने भी वकील अगर इस वीडियो को देख रहे हो, और जो भी जो विधि की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी छात्र इस वर्ड को जान ले कि जब भी आप प्रैक्टिस में आएंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको मुंशी के अंडर रह के सीखनी है वो है कि आप पीएफआरसी जब कोर्ट ऑर्डर करे तो कैसे कराते हैं। बहुत बड़ी चीज है। देखिए, किसी भी वकील के चेंबर में आप जाएंगे, कोई भी ऑफिस ज्वाइन करेंगे, कभी भी प्रैक्टिस करेंगे, व्हाटसोएवर, हमेशा पहले ये देखिए कि मुंशी जी क्या काम कर रहे हैं। मुंशी जी के काम सीख जाएंगे तो आपको वकालत वैसे ही पकड़ में आ जाएगी, आधी चीजें आप वहीं सीख जाएंगे। बहुत सारे प्रोविजंस अटैच करते हैं ना वहाँ पे,
तो जो आपके जिसको आप कोर्ट क्लर्क भी बोलते हैं। तो पीएफआरसी का मतलब है प्रोसेस फी रजिस्टर्ड कुरियर, प्रोसेस फी रजिस्टर्ड कुरियर। प्रोसेस फी रजिस्टर्ड कुरियर, इसको पीएफआरसी बोलते हैं, या फिर कभी कभी पीएफएडी भी बोल देते हैं, प्रोसेस फी एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या फिर आरसीएडी भी बोल देते हैं, रजिस्टर्ड कुरियर एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एडी भी इसमें डाल देते हैं। एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब है कि रजिस्टर्ड कुरियर दे दीजिए और एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एडी कार्ड उसमें एक होता है, उसको साइन करके वो वापस दे देगा। कुछ नहीं, एक चिट्ठी, छोटी सी एक चिट्ठी सी होती है, कभी आप जाएं कोर्ट तो देख लेंगे, एडी कार्ड होता है, उसको एडी कार्ड बोल देते हैं। ये जैसे कभी टेलीग्राम भेजे जाते थे तो पीछे चिट्ठी लिखते थे ना आप, बगल में आपके नाम वाम, और वो उतनी जगह रहती थी बगल में और पीछे भी, तो वैसा ही कुछ एडी कार्ड होता है। हर जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो बस उसमें आप सब डिस्क्रिप्शंस लिख के उसके साथ लगा देंगे, उसी में आप साइन करके एक्नॉलेजमेंट कर देंगे डिफेंडेंट कि मैंने ये रिसीव कर लिया है, उसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट कार्ड, एडी। ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब कि ड्यू है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, एक्नॉलेजमेंट कार्ड आ जाएगा तो हमें कम से कम सर्विस ऑफ समन्स हो गया है, मतलब उसने समन्स ले लिया है, इसका प्रमाण मिल जाएगा हमें। तो यही होता है पीएफआरसी। ये कोर्ट करवा देता है, कोर्ट प्रोसेस फी लेता है, प्रोसेस सर्वर होते हैं या बेलिफ्स होते हैं, कोर्ट के ही लोग होते हैं जिनको वो कहते हैं कि जाइए इसको सर्व करके आइए। पर्सनल सर्विंग के लिए वो जनरली रजिस्टर्ड कुरियर से ही करवा देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट उसके पास पहुंचे। तो आप बेलिफ या प्रोसेस सर्वर को भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड कुरियर से भी करा सकते हैं, जिसमें आप नॉर्मली स्पीड पोस्ट वगैरह करा लेते हैं। अब मान लीजिए कि प्रोसेस सर्वर गया कोर्ट से समन्स लेके, उसको घर समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको घर के एड्रेसेस ही नहीं पता होते, हर जगह परफेक्ट सिस्टम नहीं है। आप लोग उस सभ्य समाज से आते होंगे जहां पर सिविलाइजेशन थोड़ी सी डेवलप्ड है, जहां पर आपके घर का कोई नंबर है, जहां पर आपके घर को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हर चीज दर्ज है, आपका एड्रेस दिखता है। अब मान लीजिए आप किसी बाबा के खिलाफ जा रहे हैं, अब बाबा जी का एड्रेस ही नहीं पता आपको कहाँ रहते हैं, तो आप कैसे पकड़ेंगे उनको? ठीक है, तो उनको कैसे समझाएंगे कि देखिए आप उस जगह पे जाएंगे, वहां बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के बगल में एक कुटिया होगी, उस कुटिया में वो बाबा जी रहते हैं जिन्होंने ये मेरा राइट इन्फ्रिंज किया है, जिन्होंने मुझसे पैसा लिया और वापस नहीं किया। मान लीजिए आप रिकवरी ऑफ मनी का सूट डाल रहे हैं उनके खिलाफ। अब वो एक परफेक्ट एड्रेस तो है नहीं। अब प्रोसेस सर्वर को आपने बोला कि भैया जाइए देखिए। कई बार क्या होता है, चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया जहां एड्रेस ही समझ में नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि आपने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे कोई और मिल गया। कई बार क्या होता है कि जिस एड्रेस पे आप जा रहे हैं उसमें वो वहां आसपास पड़ोसी से पूछने पता लगा कि ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब प्रोसेस सर्वर कितना पता लगा सकता है इन सब चीजों का, क्योंकि प्लेंटिफ क्या है, उस एक्यूज को जानता है, उसको पता है कि ये कहां मिल सकता है, कहां गया होगा, उसके पैराफर्नेलियाज या फिर उसके वेयर अबाउट्स को वो जनरली जानता है, नॉट पैराफर्नेलियाज बट हाँ उसके वेयर अबाउट्स को वो जानता है। तो अगर उसके वेयर अबाउट्स प्लेंटिफ जानता है बेहतर तरीके से, तो एक प्रोसेस सर्वर भटके और ये कुरियर जो रजिस्टर्ड आपने स्पीड पोस्ट भेजी है वापस आ जाए, क्योंकि वो भी तो एक पोस्टमैन ही लेके जाएगा, कुरियर अपने आप तो हर जगह पहुंच नहीं जाता। रजिस्टर्ड कुरियर भी करेंगे, मतलब स्पीड पोस्ट भी देंगे, तो उसको कोई ना कोई जो पोस्ट ऑफिस का बंदा होगा वही लेके जाएगा। वो भी कह रहा है कि सर हमें तो एड्रेस मिल ही नहीं रहा, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की बगल वाली बिल्डिंग है, इसमें एड्रेस हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि क्योंकि सब्स्टिट्यूट समन्स भी आप तभी कर पाओगे ना जब आपको एड्रेस का पता हो फाइनली कि हाँ ये एड्रेस है, यहां चिपकाइए, यहीं वो आएगा। अब आपको एड्रेस ही ना मिल रहा हो मान लीजिए, या फिर एड्रेस पहचानने में दिक्कत हो रही हो, हु इज द बेस्ट पर्सन टू फाइंड हिम आउट? भाई डिफेंडेंट को खोज निकालने के लिए सबसे ज्यादा लालसा किसको है? प्लेंटिफ को। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि प्लेंटिफ को खुद दे दीजिए कि लो तुम ही जाके सर्व कर दो, तुम जाके एक्नॉलेजमेंट ले आना, सर्व कर देना। क्योंकि प्लेंटिफ तो जाके लड़ भी पड़ेगा ना उससे। लड़ना मतलब कोई हाथापाई नहीं, लड़ने का मतलब कि वो जिद में रहेगा कि मुझे तो आपको ये देना ही है, आप यहां पाए गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि प्लेंटिफ ऐसा हो जाता है, प्लेंटिफ हो सकता है कि छुप रहा हो, जैसे ही वो कुरियर वाले को देखे वो छुप जाए, जाके ताला मार के भाग जाए, या फिर वो घंटी बजाते रहे प्रोसेस सर्वर्स और ये दरवाजा खोले ना, ये भी तो पॉसिबल है। या फिर किसी को और को भेज दे, वैसे उसका भी प्रावधान है जो हमने वहां सीआरपीसी में भी पढ़ा कि अगर आपको प्लेंटिफ ना मिले, अगर आपको डिफेंडेंट ना मिले या अक्यूज ना मिले, तो आप एडल्ट मेल मेंबर पे दे दीजिए। यहां पर मेल मेंबर तो नहीं लिखा, जिसपे मैंने कंट्रोवर्सी बताया कि अब हो रही है,
एक अपील पेंडिंग, एक पिटिशन पेंडिंग है कि मेल मेंबर क्यों लिखा है, क्योंकि सीपीसी में मेल मेंबर नहीं लिखा, सीपीसी में अडल्ट मेंबर लिखा है, भले ही वो मेल हो या फीमेल। सर्वेंट्स को दोनों जगह ही मना कर रखा है कि भैया आप तो फैमिली मेंबर नहीं है। तो अगर वो बार बार किसी को, पहली बात तो ये है कि आप पर्सनल सर्विस करिए, कि आप पहले पर्सन को ही दीजिए जिसकी बात है। दूसरी चीज ये है कि पर्सनल सर्विस ना हो पा रही हो तो आप किसी भी अडल्ट मेंबर को दे सकते हैं फैमिली के, तो फैमिली का रिलेटेड जिसके साथ भी वो होगा उसको दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि वो उसको भी नहीं भेज रहा है या फिर किसी बच्चे को भेज देता है, बच्चे को तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि अडल्ट चाहिए, तो वो हमेशा क्या कर रहा है, 18 साल से नीचे के बच्चे को भेज दे रहा है कि जाइए, जाओ जाओ बेटा देखना जरा कौन है। वो जाता है, कहता पापा तो है नहीं, उसको समझा के भेजा गया कि पापा है नहीं, मम्मा है नहीं, बोल देना बाय। ठीक है जी, तो वो बाय करके अपना अंदर आ जाता है कि अंकल अंकल पापा नहीं है, मम्मा नहीं। आप बच्चे को दे नहीं सकते, अडल्ट अडल्ट मेंबर चाहिए आपको। तो ऐसे करके अगर वो अवॉइड कर रहा हो तो सबसे बेटर इक्विप्ड कौन है, क्योंकि ये अंदर घर घुस नहीं सकता, घर में बार्ज नहीं कर सकता। प्रोसेस सर्वर ऐसा नहीं कि दरवाजा खोल के नहीं हम तो खोज के निकाल, ऐसा नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो ट्रेसपास नहीं कर पाएगा। प्लेंटिफ क्या है, प्लेंटिफ फोन निकाल के रिकॉर्ड कर सकता है कि देखो ये आए, हमने थोड़ी देर बाद वो देखा। प्लेंटिफ के पास टाइम भी है कि वो वहीं बैठा रहे, पूरा दिन देख ले। हो सकता है कि प्लेंटिफ वहीं बैठ जाए, जब उसने घंटी बजाई मना कर दिया कि पापा नहीं है घर में, वो वहीं सामने जाके बैठ गया, अपना समोसे वमोसे खा रहा है, चाय वाय पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 घंटे बाद जैसे ही उसको दिखा, रिकॉर्ड किया कि देखिए बाहर आ गया, फिर जाके दे दिया। बहुत ही फिल्मी सा सीन बना दिया है। बट समझिए कि ये सबसे ज्यादा लालसा किसको है कि ये सर्व हो, प्लेंटिफ को, क्योंकि वो आएगा तभी तो क्लेम करवा पाएगा। नहीं तो वैसे एक्स पार्टी भी चल सकते हैं, उसका क्या प्रक्रिया है वो कभी और डिस्कस कर लेंगे, आज दस्ती समझ देख लेते हैं। तो जनरली क्या हो रहा है कि आप कोर्ट से ही भिजवा रहे हैं, जिससे कि समन्स कोर्ट के थ्रू जाएं, कोर्ट की बात जब आगे आएगी तो उस पर एक बल पड़ेगा कि उसको आना है। ये समन्स सर्व करने के मोड्स हैं, ये कोर्ट खुद करवा ले सर्व तो भी चलेगा, पर्सनल सर्व हो जाए तो भी चलेगा। मान लीजिए रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से कर दिया, तो स्पीड पोस्ट में पोस्टमैन लेके जा रहा है, कोर्ट जब जा रहा है तो बेलिफ को भेज रहा है या प्रोसेस सर्वर को भेज रहा है। सब्स्टिट्यूट भी तब होगा ना जब आपको एड्रेस पता होगा और वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कुछ भी कितना ही खोज लिया। और ये भी तभी होता है सब्स्टिट्यूट जब दस्ती समन्स भी ना जा रहे हो। और दस्ती समन्स क्या करता है, दस्ती समन्स वो रिजॉर्ट है कि जब आप कोर्ट के गए हुए बंदे को ना मिल रहा हो घर, ना समझ में आ रहा हो उसको कुछ कि क्या करना है, अभी मैं पढ़वाऊंगा आपको रूल 9 है, और पर्सनल सर्विस या रजिस्टर्ड कुरियर वाले को भी ना मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप बाय हैंड प्लेंटिफ को बोल देंगे कि आप ले जाओ, प्लेंटिफ को दे देंगे, मतलब प्लेंटिफ के हाथ में समन्स दे देंगे। कोर्ट के समन्स है तो कोर्ट के समन्स किसी रजिस्टर्ड चैनल के थ्रू ही जाने चाहिए। कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। यहां तो कोई प्राइवेट कुरियर भी अलाउड नहीं है जब तक कि हाई कोर्ट या जो जिस कोर्ट में आप हैं, जो कोर्ट ऑफ सेशंस या कोर्ट ऑफ जो सिविल कोर्ट होगा, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जब तक वो उसको रिकॉग्नाइज ना कर दें, जब तक वो ऑर्डर ना कर दे कि हाँ ठीक है डीटी से भेज दो या फिर एक्सप्रेस 20 से भेज दो या व्हाट्सएवर, जितने भी जो भी हैं, ये जो भी आपके कुरियर्स हैं कि इनसे भेज दो, जब तक वो ये नहीं कहेंगे तब तक आप प्राइवेट तो यूज नहीं कर पाएंगे। आप तो रजिस्टर्ड कुरियर भी कहाँ से भेजेंगे, स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि वो सरकारी है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका जवाबदेही भी, आंसरेबिलिटी भी है। तो कोर्ट हो या पर्सनल हो, जब ये ना हो पा रहा हो तो आप, क्योंकि वही तरीका सही है, आप प्लेंटिफ को खुद उसके हाथ में समन्स दे दीजिए कि लाओ भाई समन बनाओ और इसको दे दो चिट्ठी में डाल के, जाओ तुम सर्व करके आओ, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता होगा वो कहां मिलेगा, जाओ तुम कर लो अब। तो इसी को बोलते हैं दस्ती समन्स। इसीलिए दस्ती को क्या बोला जाता है, बाय हैंड समन्स देना। और बाय हैंड तो खैर आप कहेंगे कि भैया कोर्ट भी बाय हैंड ही दे रही है प्रोसेस सर्वर भेज के। पर्सनल में अगर आप स्पीड पोस्ट समझे तो वो पोस्ट ऑफिस दे रही है। यहां पर बाय हैंड देना, बाय द पार्टी, बाय हैंड ऑफ प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ खुद जाए, वकील साहब को भेजे या फिर अपना कोई एजेंट भेजे, वो प्लेंटिफ के ऊपर है। यहां पर बाय हैंड ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की अदरवाइज कोई प्राइमरी जिम्मेदारी नहीं बनती समन्स भेजने की, समन्स नोटिस भेजने का जिम्मेदारी कोर्ट का है। तो यहां पर बाय हैंड ऑफ प्लेंटिफ मतलब प्लेंटिफ खुद अपने हाथों से जाके समन्स देगा, इसी को बोलते हैं दस्ती। ऐसा कोई स्टेटमेंट आ सकता है आपके प्री में कि व्हाट डू यू मीन बाय दस्ती समन्स, तो नीचे लिखा होगा व्हेन द समन्स आर सर्व्ड बाय प्लेंटिफ हिमसेल्फ पर्सनली टू द डिफेंडेंट इज नोन एज दस्ती समन्स। इसी को दस्ती समन्स बोला जाता है। इस प्रोसीजर, इस प्रोसेस को दस्ती समन्स बोलते हैं।
क्या ये बात समझ में आई? अब जरा रूल 9 पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस। बस रूल 9 का ये पढ़ लीजिए। रूल 9 का टाइटल ही यही है, शॉर्ट टाइटल पढ़िए आप। रूल 9 समन्स गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस। क्यों दिए समन्स प्लेंटिफ को सर्विस पे, अभी हमने समझ लिया था। यहां पढ़ के हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। द कोर्ट में, द कोर्ट जो भी कोर्ट है, मे इज डिस्क्रेशन। जरूरी नहीं है कि ऐसा करेगा ही कोर्ट, डिस्क्रेशन है, चॉइस है। अगर कोर्ट को लगता है कि मुझे दोबारा समन्स कोरियर से ही भिजवाने चाहिए तो दोबारा भिजवा दीजिए, मुझे दोबारा प्रोसेस सर्वर को ही भेजना है तो प्रोसेस सर्वर को भेज दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। में डिस्क्रेशन। और अगर आपको लगता है कि प्लेंटिफ को दे देना चाहिए तो दे दीजिए। कोर्ट में इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स अंडर रूल 9, रूल 9 में वही पीएफआरसी लिखा हुआ है कि प्रोसेस फी दे दीजिए, रजिस्टर्ड कुरियर एंड मेल्स एंड ऑल अदर थिंग्स आर रिटन देयर, कि मेल से भी दे सकते हो। आजकल तो अगर हाई कोर्ट अलाउ कर दे तो व्हाट्सएप से भी समन्स चले जाते हैं, तो मेल से भी समन्स जाते हैं, व्हाट्सएप से भी जाते हैं, फैक्स से भी समन्स जा सकते हैं। तो बहुत सारे मोड्स हैं, वो सारे मोड्स रूल 9 में लिखे हुए हैं, लेकिन वो कोर्ट खुद करेगा। तो द कोर्ट में इन एडिशन, ये ध्यान रखिएगा कि दस्ती समन्स कभी भी ऐसे नहीं होते कि दूसरे नहीं भेजोगे, सिर्फ दस्ती करवा दोगे। कि मान लो प्लेंटिफ ने बोला पहले ही डेट पे कि सर आप बाकी सब छोड़िए, मैं खुद ही दे आऊंगा, आप मुझे दे दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। एडिशन में होगा, मतलब आपको भी दे देंगे लेकिन हमारे से भी जाएगा, ठीक है, हम अपना भी करेंगे, आपको भी दे देंगे। इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन अंडर रूल 9 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ इसके लिए अप्लाई करेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर में दिया जाए, इसीलिए पहले दिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जब इशू नोटिस होता है तो आप को पहले दिन ही दस्ती नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ हमेशा इसके लिए अप्लाई करेगा, और जब अप्लाई करेगा तो कुछ बात कहेगा। क्या देखें? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ फॉर द इशू ऑफ समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट परमिट सच प्लेंटिफ टू अफेक्ट सर्विस ऑफ सच समन्स। देखिए, परमिट सच प्लेंटिफ टू अफेक्ट सर्विस ऑफ सच समन्स ऑन सच डिफेंडेंट। आप परमिट कर सकते हैं, द कोर्ट में परमिट, यहां से कनेक्ट हो रहा है, देखो, द कोर्ट में परमिट, कहां से कनेक्ट कर रहा हूं, दिख रहा है ना? द कोर्ट में permit such plaintiff to affect service of such summons, may permit to affect service of such summons. Otherwise, how do you affect the service of such summons? By the way of court, registered courier, PFRC, मैंने आपको बता दिया। And shall in such case deliver the summons to such plaintiff for service. और अगर ऐसा कोर्ट ने बोल दिया तो जाके समन्स को डिलीवर कर दे। अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो जाके सर्विस को डिलीवर करो, एज सिंपल लगता है, कुछ है ही नहीं इसमें। The service of such summons shall be affected by or on behalf of such plaintiff. जो ये सर्विस है, ये प्लेंटिफ या तो खुद करे या अपने बिहाफ पे किसी को भेज दे। अपने बिहाफ पे किसको भेजेगा? बेचारे वकील साहब को ही भेजेगा। वकील साहब जाएंगे, कर देंगे। वकील साहब बढ़िया इक्विप्ड भी होते हैं। By delivering or tendering to the defendant personally a copy thereof. By delivering or tendering to the defendant. टेंडर का मतलब है खुद जाके देना, डिलीवर का मतलब है किसी के थ्रू दिलवा देना। A copy thereof signed by the judge or such officer of the court as he may appoint in this behalf and sealed with the seal of the court or by such mode of service as is referred to in sub-rule 3 of rule 9. इतना important नहीं। The provisions of rule 16 and 18 shall apply to a summons personally served under this rule as if the person affecting service were a serving officer. ये बिल्कुल ऐसे ही माना जाएगा। 16-18 में एक्चुअली प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स है। ये जो प्रूफ आप लगाएंगे कि मैंने ये सर्व कर दिया, वो वैसे ही लगाएंगे जैसे कि एक नॉर्म जो हम कोर्ट के थ्रू सर्विस ऑफिसर को भेजते हैं, जिसको भी प्रोसेस ऑफिसर या फिर उसी को सर्विंग ऑफिसर बोल रहे हैं। ये जो प्रोसेस सर्वर है, जिसको प्रोसेस सर्वर जो होते हैं, वो इशू प्रोसेस आपने सीआरपीसी में पढ़ा था। प्रोसेस का मतलब कि आप नोटिस दे रहे हैं। जो प्रोसेस सर्वर होते हैं वो नोटिस को सर्व करने जाते हैं कोर्ट की तरफ से, तो प्रोसेस सर्वर ही यहाँ पर सर्विंग ऑफिसर है। तो बेलिफ, जिसको बेलिफ भी बोल सकते हैं आप। तो प्रोसेस सर्वर जो होगा, उस जब जैसा वो प्रूफ लगाएगा ऐसे ही आपको भी प्रूफ लगाना है कोर्ट में कि आपने सर्व कर दिया, जिससे कि सर्विस ऑफ समन्स को हम मान लें कि सर्व्ड हो चुका है, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई अब शुरू करें। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो एक्स पार्टे। यही मैं आपको बता रहा था। If such summons when tendered is refused, टेंडर का मतलब जब आप जाके खुद देते हैं, डिलीवर का मतलब जब डिलीवर करवाते हैं किसी से। कोई एजेंसी तो डिलीवर करती है, आप टेंडर खुद करते हैं।
टेंडर इज रिफ्यूज, जब इसको दिया गया और उसने मना कर दिया, और इफ द पर्सन सर्व्ड refuses to sign an acknowledgement of service, जिसको भी आपने जो समन्स दिए हैं वो एक्नॉलेजमेंट नहीं करता सर्विस की, वो नहीं कह रहा कि मैंने लिए, वो लिख ही नहीं रहा है, लेकिन आप प्रूव कर सकते हैं, और फॉर एनी रीजन सच समन्स कैन नॉट बी सर्व्ड पर्सनली, या फिर कोई ऐसा रीजन है कि वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है और उसको नहीं पर्सनली सर्व कर सकते आप, मतलब नहीं कर पा रहे हो, प्लेंटिफ भी जा रहा है बेचारा, उसको डिफेंडेंट नहीं मिल पा रहा है, द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी रीइश्यू सच समन्स टू बी सर्व्ड बाय द कोर्ट। फिर से पार्टी मतलब प्लेंटिफ जो है वो एप्लीकेशन दे सकती है कि आप फिर से कोर्ट के द्वारा ही भिजवा दीजिए, एक तो वो हमसे ले नहीं रहा है, दूसरा एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा है, he refuses to sign the acknowledgement, sign acknowledgement, ये जो लिखा है ना एक्नॉलेजमेंट, इसी को बोलते हैं एडी, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, वो एक कार्ड होता है उस पर साइन करवा लेते हैं, तो साइन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस की वो सर्विस को एक्नॉलेज कर ले कि मैंने आपको दे दिया है, और फॉर एनी रीजन सच समन्स कैन नॉट बी सर्व्ड पर्सनली, द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, फिर पार्टी जो है वो अप्लाई करेगी फिर से कोर्ट में कि रीइश्यू सच समन्स टू बी सर्व्ड बाय द कोर्ट इन द सेम मैनर एज द समन्स टू अ डिफेंडेंट। तो आप ये समझ चुके हैं कि अगर आप दस्ती समन्स भी करते हैं तो आप पे जो रूल्स लगेंगे वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक सर्विंग ऑफिसर के होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो रूल्स 16 और 18 है ये अप्लाई करेगा, मतलब जो प्रोसेस सर्वर अगर सर्व करके आता तो जो भी एग्जामिनेशन उसका होता, क्योंकि अगर आप देखें तो रूल 16 में लिखा है पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट, मतलब जिसको भी आप सर्व कर रहे हैं समन्स उसको एक्नॉलेजमेंट साइन करना है, जिसको आप एडी कार्ड पे साइन करवाते हैं वो जैसे मैंने आपको बोला RCAD भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कोरियर एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो रजिस्टर्ड कोरियर के साथ आप एक एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड रख देते हैं, उसी में वो साइन कर देता है, और वो जब कार्ड वापस आ जाता है तो आप उससे ये सुनिश्चित करते हैं कि देखिए समन सर्व हो चुके हैं। उसके बाद 18 रूल 18 जो है उसमें लिखा है एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस, the serving officer shall in all cases in which the summons has been served under rule 16 endorse or annex or cause to be endorsed or annexed or to on or to the original summons a return stating that the time when and the manner in which the summons was served and the name and the address of the person identifying the person served and witnessing the delivery or tender of the summons। इसमें क्या होता है कि जनरली जो रूल 18 है आपका कि जनरली क्या होता है कि सर्विंग ऑफिसर जो है वो या फिर जो भी प्रोसेस सर्वर है वो उसमें एक एंडोर्समेंट कर देता है और एनेक्स कर देता है साथ में कि इस वक्त इस व्यक्ति से मैंने, तभी वहां पे डेट और टाइम लिखा होता है, आप देखना कभी तो डेट और टाइम लिख देगा कि इस वक्त इस डेट पे मैंने इस व्यक्ति को, उसका नाम भी लिख देगा, इस व्यक्ति को सर्व कर दिया है। ये एक एंडोर्समेंट सर्विंग ऑफिसर को करनी होती है। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यहां पर प्लेंटिफ भी करेगा क्योंकि वो दस्ती समन्स कर रहा है। क्लियर है? उसके बाद जो और रूल्स हैं वो तो चलते ही रहेंगे कि अगर आपको सर्विस ऑफ समन्स प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप कह देंगे आके कि मैंने सर्व कर दिया है, कोर्ट को तो दिख नहीं रहा, कोर्ट के सामने आपने प्रूफ लगा दिया है कि भैया मैंने ऐसे ऐसे इस तारीख को सही सर्व कर दिया है। मान लीजिए कल डिफेंडेंट उठ के आ जाए एक्स पार्टी, अब मान लीजिए डिफेंडेंट नहीं आया और आपने एक्स पार्टी जजमेंट ले ली, एक्स पार्टी मतलब बिना डिफेंडेंट को सुने आपने जजमेंट दे दी। अब किसी दिन डिफेंडेंट को पता लगा कि अरे भैया मेरे घर का पोजेशन लेने के लिए वहां पर जजमेंट आ गई है, ये कौन लोग खड़े हो गए, तो आप कोर्ट में जाएंगे बताने के लिए कि सर हमें बुला तो लेते, हमसे तो पूछ लेते, तो वो कहेंगे हमने तो बुलाया था। अब प्रूफ क्या है कि बुलाया था, तब आप इन सब चीजों को फिर से प्रूफ में लेके आओगे कि देखिए एडी कार्ड पे इसके साइन है, अब वो साइन फोर्स्ड है कि नहीं, ये साइन सही लिए थे कि नहीं, ऐसा इसने ऐसा हुआ था कि नहीं, क्योंकि सर्विस ऑफ समन्स अगर कभी हुए ही नहीं तो उसको कुछ नोटिस है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, और अगर उसको पता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है जो आपने जजमेंट दी है वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि उसको तो आपने अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं बोलने की। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो ऑर्डर 9 रूल 13 का सेट असाइड का ऑर्डर एक एप्लीकेशन डालेगा और इसको सेट असाइड करवाएगा, नहीं तो फिर अपील में जाके सेट असाइड करवाएगा, दोनों में से कुछ भी करवा सकता है। तो डिक्री का सेट असाइड करवाना हो तो ऑर्डर 9 रूल 13 में वो एप्लीकेशन डाल के बोलेगा कि भैया ये आपने जजमेंट वापस लो, इसको हटाओ और अब मुझे सुनो, फिर वो रिटन स्टेटमेंट लेके आएगा और अपनी बात कहनी शुरू करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाता है कि सर्विस ऑफ समन्स को प्रूव करना, क्योंकि इसी पे बेस है सब कुछ। अगर सर्विस ऑफ समन्स प्रूव हो गई सही से तो फिर एक्स पार्टी जजमेंट सस्टेन कर जाएगी, मतलब वो जजमेंट चलती रहेगी, फिर आप गए क्योंकि आपको आपका साइन मतलब आपको मिल गया था,
आप ही नहीं ध्यान दिए तो हम आपकी इग्नोरेंस को या फिर आपकी डोरमेंटी बस को, डोरमेंटी बस समझते हैं ना, विजिलेंटी बस, नॉन डोरमेंटी बस, ज्यूरा सबमीनिएंट, कि हम तो उसको मदद करते हैं, हम उसके साथ हैं। कोर्ट क्या कह रही है, कानून कह रहा है कि हम उसके साथ हैं जो एक्टिव रहता है, जो डोरमेंट रहता है, सोता रहता है अपने राइट्स पे, उसको हम मदद नहीं करते। तो आपको हमने बोला था आने के लिए, आप नहीं आए तो आप घर ही जाइए, अब एक्स पार्टी जजमेंट ऑपरेट कर जाएगी, कोई रीजन नहीं है ना कि आपको क्यों थे। तो ये सिचुएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया कि दस्ती समन्स कहाँ और कब काम करते हैं। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को जान गए हैं तो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए एक शॉर्ट नोट बनने के लिए ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन है। यू कैन डू दैट। फॉर एनी अदर सजेशंस यू कैन ऑलवेज कम अप विद इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।